अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट डे का लेक्चर, और फर्स्ट डे के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि नेचर ऑफ लाइट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस से कनेक्टेड ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है और वैसे भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है न्यूटन रिंग्स का। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूटन रिंग्स हैं क्या और कब फॉर्म होते हैं। तो देखो, न्यूटन रिंग से मुराद है एक सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न था ना, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इस मर्तबा ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस हैं वो हैं सर्कुलर। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न, उसको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। और ये कब हमें मिलते हैं, कब ऑब्टेन होते हैं? जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, और थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू द थिन फिल्म ऑफ एयर, एयर की थिन फिल्म की वजह से। और कहाँ पाई जाती है ये थिन फिल्म? ये पाई जाती है बिटवीन अ ग्लास प्लेट एंड अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि अगर एक ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को रख दें तो दरमियान में एक ऐसा पोर्शन बनेगा जहां पे दोनों के दरमियान में मौजूद होगी एयर। तो उस एयर की थिन फिल्म की वजह से जब लाइट इंटरफेरेंस करेगी, यानी कि वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगी और थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगा, जो कि लास्ट लेक्चर में उन्होंने डिस्कस भी करा था। तो नतीजे में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं वो मिलते हैं सर्कुलर, और इन इंटरफेरेंस पैटर्न को हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि बनते किस तरीके से हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो सबसे पहले देख लो कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, ये जो नीचे रखी हुई है ये है गिलास प्लेट। ठीक है ना, ये आ गई गिलास प्लेट। इसके ऊपर हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये है कि वो एक तरफ से प्लेन होता है और एक तरफ से वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा कि वो ये वाली जो साइड थी ना, इसको यहाँ पे नीचे रख दिया। तो आप देखोगे ग्लास प्लेट और उसके दरमियान में ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन और ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एयर मौजूद होगी। और एयर की एक थिन फिल्म होगी, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा थिकनेस नहीं हो सकती प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में, बट वो होगी एयर फिल्म, और बहुत ही ज़्यादा थिन होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट अगर यहाँ से एंटर होगी, फॉर एग्जाम्पल लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, तो फिर क्या होगा, लाइट दो पार्ट्स में ब्रेक होगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है वो थिन फिल्म में रिफ्लेक्ट होगा। वो रिफ्लेक्ट होके फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे पहुँच जाएगा, और फिर वो यहाँ से वापस आएगी। तो देखो, हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ा था कि जब लाइट, एक ही लाइट है, मतलब एक ही कलर है उसका, और फिर जाहिर सी बात है वो एक ही सोर्स से आ रही है और वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, तो फिर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। मतलब ये कि लाइट मोनोक्रोमेटिक तो होगी होगी, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही है, कलर सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगी, और दूसरी बात ये कि सेम फेज में भी होगी, क्योंकि जो हिस्ट्री होगी उन दोनों रेस की वो सेम है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दैट सिंगल वेव। और सारी बात यह है कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सर्कुलर क्यों बन रहा है, तो वो सर्कुलर इस वजह से बनता है क्योंकि आप देखो कि जो यहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस है वो कोई यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेंटर में देखो तो थिकनेस जीरो के बराबर है, और जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं साइडों की तरफ, वैसे वैसे थिकनेस क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो नतीजे में ना, यहाँ पर ऊपर से देखने पर हमें जो इंटरफेरेंस नज़र आएगा इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो नज़र आएगा सर्कुलर। ठीक है, तो अभी मैंने लाइट है उसको थोड़ा डार्क करके बताता हूँ। जो हमें न्यूटन रिंग्स नज़र आते हैं वो कुछ इस किस्म के नज़र आते हैं, यानी कि बिल्कुल ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट हमें डार्क नज़र आता है, और फिर डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बनते हैं, और यही जो ऑल्टरनेट फ्रिंजेस हैं इन्हीं को हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर वो जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे फ्रिंजेस थे, एक पैटर्न था, और यहाँ पर वो फ्रिंजेस की फॉर्म में नहीं है बल्कि वो हैं रिंग्स की फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि हम जो ड्राइव करने वाले हैं उसको मैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम में बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यही वाली डायग्राम को यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि आप ये देख लीजिए कि ये जो लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर एग्जांपल इधर से लेकर, और ये जो है ना ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसे करके रखा हुआ है, और नीचे की तरफ है ग्लास प्लेट, यानी कि आप समझ लीजिए जो थिकनेस होगी, मैक्सिमम थिकनेस होगी एयर फिल्म की, वो बराबर होगी ठीक है। ठीक है, और इसी के ऊपर हमें रिंग बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखो बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पर हमें रिंग बने हुए नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इस पॉइंट तक का जो है ना ये वाला रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस रिंग का जो रेडियस होगा
उसको हम शो कर देंगे स्मॉल आर से। यहाँ पे भी मैंने दिखाया इस डायग्राम के अंदर, और यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि उसको हम किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल आर से। और फिर वो जो रिंग बन रहा है उसका रेडियस पॉइंट बी से लेके पॉइंट ई तक भी आर के बराबर होगा, और पॉइंट बी से डी तक भी आर के बराबर होगा। ठीक है, और ये लेंस जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये यकीनन किसी ना किसी एक बड़े स्फेयर का ही पार्ट होगा। स्फेरिकल है तो किसी न किसी बड़े स्फेयर का पार्ट होगा। तो उस स्फेयर का जो रेडियस है, यानी कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ से लेके सी तक का, ये हो गया उसका कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और याद रखिए, चाहे डिस्टेंस आप ओ से सी तक का मेजर करें या ओ से ए तक का मेजर करें, दोनों ही किसके बराबर होंगे, दोनों ही बराबर होंगे आर के। और इसी तरीके से आप डिस्टेंस मेजर करें बी से ई तक का, या डिस्टेंस मेजर करें बी से डी तक का, ये दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे स्मॉल आर के। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट न्यूटन रिंग, उस न्यूटन रिंग का रेडियस है जिसको हम फिलहाल ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो ए से लेके बी तक भी उतनी होगी, या इस तरफ से समझ लो ई से लेके एफ तक भी उतनी होगी। और मैक्सिमम थिकनेस जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया है टी का। अब सारी बात यह है कि हमें इस डायग्राम को यूज़ करते हुए पोजीशंस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है ऑफ nth डार्क या nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो इसी ये वाली जो फिगर है इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हम यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके मुताबिक जो प्रोडक्ट होता है इंटरसेप्ट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं तो उनके इंटरसेप्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और वो क्या होते हैं, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द डायमीटर, जो डायमीटर के सेक्शन होते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो कॉर्ड का और डायमीटर का। अगर कोई सर्किल होता है तो वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पार्ट होती है वो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया डायमीटर। डायमीटर को कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से डायमीटर को नाम दे देते हैं ए और बी का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया डायमीटर ए बी। ठीक है, फिर यहीं पर ही कहीं पे कॉर्ड आ जाएगा, ये आ गया कॉर्ड। कॉर्ड के पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स से ये हो जाएगा सी एंड डी। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे ई का। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ क्या है, जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम है उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट है इंटरसेप्ट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है उसके इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स यानी कि उसके जो दोनों सेक्शन बने यानी कि सी से ई तक का। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर सी से ई तक का डिस्टेंस मेजर करें और इसका प्रोडक्ट लें दूसरे वाले इंटरसेप्ट के डिस्टेंस यानी कि डी से ई तक के डिस्टेंस के, ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा बराबर आता है इन दोनों का प्रोडक्ट डायमीटर के सेक्शंस के। और डायमीटर का सेक्शन क्या बना है, डायमीटर का एक सेक्शन बन गया ए से ई तक का। तो याद रखो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा ए से ई तक का पोर्शन, और इसका प्रोडक्ट होगा डायमीटर के दूसरे सेक्शन से। डायमीटर का दूसरा सेक्शन क्या है, डायमीटर का दूसरा सेक्शन है बी से लेके ई तक का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इंटू बी से लेके ई तक का। तो याद रखिए ये ज्योमेट्रिकल थ्योरम है जिसको यहाँ पर अब हम अपनी फिगर के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हमारी फिगर के मुताबिक देख लीजिए, यहाँ पर जो डायमीटर है वो डी से लेके ई तक का है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, और जो सॉरी ये जो कॉर्ड है वो डी से बी और फिर बी से ई है, जबकि जो डायमीटर है वो है सी से लेके ए तक का। ठीक है, और उसके जो पार्ट्स बने वो एक पार्ट बना सी से लेके बी तक का और दूसरा पार्ट बना बी से लेके ए तक का। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी इंटू ई इंटू डी इंटू बी, यानी कि बी से ई तक का डिस्टेंस, बी से ई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर डी से बी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। यानी कि ये हमारे जो कॉर्ड है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है उसके इंटरसेप्ट्स के प्रोडक्ट है, और वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्शन ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का सेक्शन क्या बना, एक बना ए से लेके बी, वो आ गया इधर, और दूसरा क्या बन गया, दूसरा बन गया बी से लेके सी तक का, वो आ गया इधर। ठीक है, अब थोड़ी सी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो बी से ई तक का डिस्टेंस तो हमें पता है किसके बराबर है, आर के बराबर है, और डी से बी तक का डिस्टेंस भी आर के बराबर है, तो आर इंटू आर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो कि एफ से ई तक का बराबर है वो है टी। जबकि ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस है ना, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको बताया ओ से लेके सी तक हो गया एक आर, और ओ से लेके ए जो डिस्टेंस है ये हो गया दूसरा आर। तो समझ लो टोटल कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। इस 2 आर डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस बराबर है टी के,
तो हमें बाकी का डिस्टेंस मिल जाएगा। बाकी का डिस्टेंस हो जाएगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा 2r माइनस टी के, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए b से c तक का। तो b से c तक कैसे आ सकता है, टोटल डिस्टेंस 2r है, उसमें से t माइनस कर देंगे तो ये बाकी का डिस्टेंस बचेगा। दैट्स वाई b से c तक का फासला हो जाएगा 2r माइनस टी के बराबर। और फिर जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 2RT आ जाएगा माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा। और ये बात याद रखनी है कि जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है ये बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में तो थिकनेस तो ज़्यादा नहीं होगी, और थिन फिल्म ही स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो टी इतना स्मॉल है कि हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। टी स्मॉल है लेकिन इतना स्मॉल नहीं है कि टी को निगलेक्ट कर दें, लेकिन हाँ छोटी वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो और छोटी हो जाती है। सो इट कैन बी निगलेक्टेड। हमने टी स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 2RT के। यहाँ से हम टी की वैल्यू को अलग करेंगे तो बराबर आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कैपिटल आर। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को याद रखना है, थिकनेस की वैल्यू को, इसको हम आगे पुट करेंगे फॉर रेडियस ऑफ nth डार्क एंड ब्राइट रिंग। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट रिंग बनता है। देखते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में आपको मैंने बताया था एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव के लिए m लैम्डा के बराबर होता है, बट थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर ड्यू टू फेज रिवर्सल जो 180 डिग्री का फेज चेंज होता है तो कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाती हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लाजमी तौर पे देख लेना थिन फिल्म इंटरफेरेंस का, ताकि समझ में आए कि क्यों कंडीशंस को हम रिवर्स करते हैं। तो उसमें ही हमने थिन फिल्म में ड्राइव किया था फॉर्मूला 2Tn बराबर आता है m प्लस हाफ लेमडा के बराबर। यह है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब टी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने मालूम की थी, कितनी वैल्यू थी, वो वैल्यू थी बराबर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे टी की जगह पर, तो हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर स्क्वायर अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर m प्लस हाफ लेमडा। n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर होता है 1 के। दैट्स वाई 2 से 2 कैंसिल और n की जगह पे हमने 1 पुट करा तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर बचा और ये कैपिटल आर इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो दैट्स वाई ये बन गया m प्लस हाफ लेमडा आर। और क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए r की तो r का आंसर आ जाएगा अंडर रूट m प्लस हाफ लेमडा आर के। अब आप याद करो m क्या था, m था एक इंटीजर जो कि 0 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि आप nth ड्राइव करें, nth यानी कि n में 0 तो नहीं बोल सकता ना। मुझसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा पहला डार्क फ्रिंज, दूसरा डार्क फ्रिंज, तीसरा। मुझसे 0 डार्क फ्रिंज थोड़ी पूछा जाएगा या ब्राइट फ्रिंज थोड़ी पूछा जाएगा। तो इस वजह से याद रखो हम इस m को कन्वर्ट करेंगे n में। याद रखो जब n 1 के बराबर होता है तो m होता है 0। ठीक है, जब हम पहले रिंग की बात करेंगे तो पहले रिंग के लिए हमें m को 0 पुट करना पड़ेगा। तो m को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बन सकती है कि n बराबर होगा m प्लस 1 के, यानी कि जो नंबर ऑफ रिंग होता है वो हमेशा m से एक ज़्यादा होता है। तो ऐसी बात है पहले रिंग के लिए जो m होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर मुझे उसको n में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 यानी कि n बराबर हो जाएगा 1 के। और अगर यहाँ से m की वैल्यू को अलग करें, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि m की फॉर्म में हो, हम चाह रहे हैं आंसर n की फॉर्म में हो, तो m की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह पे हम पुट कर सकते हैं n माइनस 1। और अगर यहाँ पर मैं पुट करूँगा n माइनस 1 तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी m की जगह पे n माइनस 1 और माइनस 1 के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस का 1/2। तो माइनस का 1 और प्लस का हाफ ये हो जाता है माइनस का हाफ। दैट्स वाई अगर n की फॉर्म में लिखेंगे फॉर nth ब्राइट रिंग तो ये बन जाएगा n माइनस हाफ और बाकी वैसे लिखा हुआ है लेमडा आर के बराबर। और ये हो गया nth ब्राइट रिंग। अगर मुझे nth ब्राइट रिंग का रेडियस चाहिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। और nth का मतलब समझ गए ना, पहले रिंग के लिए n की जगह पे 1 पुट करना है, दूसरे रिंग के लिए 2 पुट करना है, तीसरे रिंग के लिए 3, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं करना। अगर m लिखा होता तो फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मालूम कर लेते हैं रेडियस ऑफ डार्क रिंग। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क रिंग बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी उसको पढ़ चुके हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। 2Tn इज इक्वल टू m लेमडा के बराबर होती है। दोबारा t की वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, n की जगह पे अगेन 1 पुट करा हमने। ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू अलग करी तो क्या बराबर आ गया m लेमडा आर। और जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा m लेमडा आर होल रूट। ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा m लेमडा आर के बराबर। अब यहाँ पे एक बात है, बात यह है कि डार्क रिंग के केस के अंदर पहला डार्क रिंग
जो फर्स्ट डार्क रिंग है जिसके लिए m जो है वो m होगा, बिकॉज अगर मैं m की जगह पे 0 पुट कर दूं तो r तो 0 आ जाएगा, यानी कि होगा ही नहीं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हम इसको n में कन्वर्ट नहीं करेंगे जैसे कि हमने ब्राइट रिंग के लिए किया था, क्योंकि वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे m की जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये तो रेडियस ही 0 हो जाएगा। तो रेडियस 0 हो जाएगा तो लॉजिक नहीं है। बात यह है कि अगर मुझे पहले डार्क रिंग का रेडियस चाहिए, सेंट्रल स्पॉट तो डार्क होता ही है, वो बात तो कंफर्म है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉट में थिन फिल्म है ही नहीं। जब थिन फिल्म नहीं है तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस नहीं है, सेंट्रल रिंग तो होगा ही डार्क। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है। बट क्योंकि हमें रेडियस मालूम करना है तो पहले डार्क रिंग के लिए हम m की जगह पे 1 पुट करेंगे, और फिर दूसरे के लिए 2 पुट करेंगे, तीसरे के लिए 3 पुट करेंगे। तो इस वजह से फॉर डार्क रिंग हमें उसको n में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम फार्मूला ही इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट्स इट, यही था आज का हमारा टॉपिक न्यूटन रिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।